गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सेकेंड यूनिट अपना कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे और आज ये कंप्लीट भी हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये यूनिट। आपको डिमांड तो याद ही होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या था? एज द प्राइस गोज अप डिमांड गोज डाउन, प्राइस गोज डाउन डिमांड गोज अप। याद है? इस सब कुछ इसका उल्टा है यहाँ पे। और हर जगह डिमांड की जगह सप्लाई लगाना है, कंज्यूमर के जगह प्रोड्यूसर लगाना है। क्योंकि कंज्यूम कौन, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। मैं जो वापर रहा हूँ मैं डिमांड करता हूँ, तो सप्लाई कौन करता? प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, बनाने वाला। और लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है आपका? प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर किसी चीज के भाव बढ़ते हैं तो सप्लाई बढ़ती है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर चाहता है कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाए। आप सोच के देखिए, किसी कमोडिटी का प्राइस मान लीजिए 200 रुपया है और प्रोड्यूसर नॉर्मल सप्लाई कर रहा है, जो मान लीजिए 10 kg सप्लाई करता है इस प्राइस के ऊपर। अचानक इस कमोडिटी का प्राइस 400 रुपये हो जाता है, कॉस्टिंग उसकी उतनी रहती है, तो क्या वो सप्लाई बढ़ाएगा? हाँ, वो चाहेगा कि इस प्राइस में ज्यादा से ज्यादा बिक जाए ताकि उसको प्रॉफिट, ये 200 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमा सके। कई बार आप लोगों ने देखा होगा प्याज के भाव अचानक बढ़ जाते हैं, दाल के भाव बढ़ जाते हैं, तो लोग जमाखोरी करना स्टार्ट करते हैं। होर्डिंग बोलते हैं जिसको, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग। तो ये क्यों करते हैं? हम जमा करेंगे और भाव बढ़ेंगे, उसके बाद हम बेच देंगे। तो क्यों कर रहे? ज्यादा कमाने के लिए। आई बात समझ में? अननेसेसरी शॉर्टेज क्रिएट करते ताकि भाव बढ़ जाए। तो ऐसी चीज को बोलते हैं होर्डिंग। ये जो है, एज द प्राइस गोज अप सप्लाई ऑल्सो गोज अप। और प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएंगी, उनको कुछ ज्यादा प्रॉफिट बचेगा नहीं, तो उनको सप्लाई करने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसी चीज का भाव अगर मैं 100 रुपये कर दूं तो कम कैसे हुआ? उसका प्रॉफिट कम हो गया। अब उनको बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो सप्लाई कम हो जाए। आई बात समझ में? हाँ कि ना? वैसे ही यहाँ पे सप्लाई के बारे में दिया हुआ है, as demand refers to the quantity of goods or services that consumer are willing and able to purchase at a price during a given period of time. Supply refers to the amount of goods and service that producer are willing and able to offer to market at various prices during given period of time. तो सप्लाई किस चीज पे डिपेंड करती है? ये है सब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। टोटल 7 डिटर्मिनेंट्स आपको दिए हुए हैं। पहला, प्राइस ऑफ गुड्स। क्या प्राइस पे सप्लाई डिपेंड करती है? सर सबसे पहला ही तो प्राइस है। प्राइस कम ज्यादा होने से सप्लाई कम ज्यादा होती है, सिंपल सी बात। सेकेंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूट। तो फिर एग्जांपल दो। कॉफी का सप्लाई बढ़ जाएगा, टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉफी का सप्लाई बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, वही मैं उल्टा कैसे बोल। वहां पे क्या था? सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ते थे हम। चाय का भाव बढ़ गया तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई, ऐसा हम पढ़ते थे। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? सप्लाई की बात है। प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। एक फार्मर है, अपने खेती करता है और उस पे वो जमीन पे गेहूं उगाता है। क्या उगाता है? गेहूं उगाता है। लेकिन इस साल वो देख रहा है ट्रेंड कि भैया इस साल चावल का भाव बहुत ज्यादा रहने वाला है। क्या रहने वाला है? चावल का भाव बहुत ज्यादा रहने वाला है। गेहूं का भाव ज्यादा बढ़ेगा नहीं, मतलब ज्यादा कमाई नहीं होगी, पर चावल के अंदर बहुत कमाई उसको दिखती है। तो वो क्या करता है? गेहूं छोड़ के उसी जमीन पे चावल उगाना स्टार्ट कर देता है। अभी ये मत बोलना सर उस जमीन पे चावल कैसे उगेगा, वो सब जाने दो। उस जमीन पे उसने क्या किया? पानी की व्यवस्था की और चावल उगाना स्टार्ट कर दिया। क्यों किया उसने ऐसा? प्राइस ऑफ राइस गोज अप, दैट्स व्हाई सप्लाई गोज अप। तो राइस की सप्लाई बढ़ाने के चक्कर में वीट की सप्लाई कम हुई कि नहीं हुई? वो फार्मर जो वहां वीट उगाने वाला था, अब वो क्या उगा रहा है? चावल। आर वीट एंड राइस सब्स्टिट्यूट? आपको रोटी नहीं मिली तो चावल खा के काम चलाते कि नहीं चलाते? यस और नो? ठीक है, तो ये होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड। सब्स्टिट्यूट भी नहीं बोले तो रिलेटेड बोल सकते हैं। भैया पेट दोनों से भरता है, ये नहीं मिला तो ये सही, इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज नहीं किया, रिलेटेड यूज किया। एग्जाम्पल में लिखा है प्राइस ऑफ व्हीट राइजेस
फार्मर में शिफ्ट देयर लैंड टू व्हीट प्रोडक्शन अवे फ्रॉम कॉर्न एंड सोयाबीन। पहले फार्मर कॉर्न सोयाबीन उगाता था, अब व्हीट के भाव बढ़ गए, उसने क्या किया, वो छोड़ के व्हीट उगाना स्टार्ट कर दिया। तो कॉर्न और सोयाबीन की सप्लाई कम हो गई व्हीट के प्राइस बढ़ने से। समझ आया? समझा नहीं समझा? प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनसे सप्लाई में फर्क पड़ता है क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं बेटा आपके? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चारों मिलके आप प्रोडक्शन करते हैं। अगर ये महंगे हो गए तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट कम हो गया। प्राइस बढ़ा तो दोगे, लेकिन वो प्राइस बढ़ाने से आपके जेब में कुछ आ रहा है क्या? मान लो 100 रुपए कॉस्ट बढ़ी, आपने 100 रुपए कॉस्ट प्रॉफिट प्राइस बढ़ा दिया, आपके जेब में कुछ मिला क्या? तो आप तो सप्लाई उतनी करोगे ना। ये सप्लाई प्रोड्यूसर क्यों बढ़ा रहा था? कि मार्केट में प्राइस बढ़ रहा था, सिर्फ सेल प्राइस ही बढ़ रहा था, कॉस्ट नहीं बढ़ रही थी, सेल प्राइस बढ़ रहा था, इसलिए उसके जेब में प्रॉफिट ज्यादा बच रहा था, इसीलिए वो सप्लाई बढ़ा रहा था। यहाँ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ तो कॉस्ट बढ़ रही है। तो कॉस्ट बढ़ने से, रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ने से संबंध है कि नहीं सप्लाई का? यस, सप्लाई, रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर बढ़ जाती है तो सप्लाई कम हो जाती है। अगर इक्विवेलेंट प्राइस सपोर्ट हो गया तो बात अलग है, लेकिन अगर इक्विवेलेंट प्राइस सपोर्ट नहीं मिला तो कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है, और प्रॉफिट कम होने से सप्लाई कम हो जाती है, कम कर देता है वो। विलिंग टू। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये क्या होता है बेटा? एडवांस टेक्नोलॉजी। जेरोक्स निकाला कभी? जेरोक्स याद करो, 10 साल पहले भी आपने जेरोक्स निकाला होगा। 10 साल पहले कभी जेरोक्स निकाला होगा? याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं। वहां मशीनें कैसी थी 10 साल पहले? बड़ी मशीन रहती थी, और वो एक एक पेज ऐसे स्कैन कर, एक एक पेज की एक एक जेरोक्स, एक एक पेज डालता था, जेरोक्स निकालता था, एक एक पेज डालता था, जेरोक्स निकालता। आज ऐसी जेरोक्स मशीन देखने मिलती है क्या? नहीं। आज क्या देखने मिलता? वो धड़ धड़ स्कैन कर लेता और एक साथ बटन दबाता, अपने आप आगे पीछे प्रिंट निकलते जाते। ये क्या है? एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से सप्लाई बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती। कैसे? उसी समय में, उतने ही टाइम में, उतने ही लेबर में, उतने ही कॉस्ट में प्रोडक्शन ज्यादा होता है। प्रोडक्शन ज्यादा तो सप्लाई बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। कभी भी किसी चीज में अच्छी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जैसे फार्मिंग ही पकड़ लो, अच्छे सीड्स, अच्छे फर्टिलाइजर, आपने प्रॉपर मॉडर्न टेक्निक से अगर कल्टीवेशन किया तो आपकी जो पर यील्ड आउटपुट है, पर हेक्टर आउटपुट जिसको हम बोलते हैं, वो ज्यादा आता है। तो सप्लाई बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेगी। गवर्नमेंट पॉलिसी, ये क्या होता है? इससे सप्लाई बढ़ती है कि कम होती है? दोनों होता है। अगर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगाई कि भैया हमको इस प्रोडक्ट को डिवेट, मतलब डिमोरलाइज करना है, इन्हें कम करना है, तो गवर्नमेंट उस टाइप की पॉलिसी बनाएंगी, टैक्सेस लगाएंगी, अंडर प्रोडक्शन करना को बोलेंगी, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट कर सकती है। तो इससे क्या होता है? सप्लाई कम होती है। और किसी चीज में गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत बढ़े तो क्या करेंगी गवर्नमेंट? सब्सिडी देगी, 5 साल तक टैक्स नहीं लगाएंगी। ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसी उस चीज की सप्लाई बढ़ती है। हाँ कि ना? ये समझ रहा नहीं समझ रहा? लास्ट है नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। ये क्या होता है? अगर मान लीजिए मोनोपोली फर्म है, मोनोपोली मतलब क्या होता है बेटा? सिंगल सेलर, बेचने वाला एक ही है, तो सप्लाई लिमिटेड बढ़ेंगी कि कितनी भी बढ़ जाएंगी? उसके ही हाथ में रहेगा बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना, भाई बेचने वाला एक ही है। और अगर कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर, बहुत सारे फर्म है, सप्लाई बहुत बढ़ेगी। मर्सिडीज मोनोपोली है, एक ही कंपनी है। पार्ले बिस्किट, पार्ले की अगर आपको पार्ले बिस्किट खरीदनी है तो बेचने वाले कितने हैं? पार्ले के डीलर, सॉरी डीलर, अरे हर दुकान में मिल जाएंगी सर हमारे को, लार्ज नंबर। कोई अगर आपको 5 रुपए एमआरपी के बिस्किट बोलेगा 6 रुपए में देता हूं, तो आप क्या करोगे? भागे यहाँ से, दूसरे दुकान पे जाओगे और 5 रुपए में लोगे। खा की ना? लेकिन मान लो वो पार्ले बिस्किट नहीं है, कोई ऐसी बिस्किट है जिसका डीलर एक ही है नागपुर में, या मर्सिडीज है, समझ लो डीलर एक ही है नागपुर में, तो वो अगर 10-5 रुपए, 10-5 बोल रहा है, 2-5, 10-20-50 हजार ऊपर नीचे बोल रहा है, तो क्या कर लोगे आप? लेना ही पड़ेगा ना। जाए ना मर्सिडीज वाले को कंप्लेंट डाल दो, उससे ज्यादा आप क्या करोगे?
लेकिन अगर आपको लेना है तो आपको लेना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? किसी चीज़ की मोनोपोली रहती है तो सप्लायर मनमाने प्राइस बढ़ाता है, किसी चीज़ की अगर मोनोपोली नहीं रहती है तो सप्लायर कुछ नहीं कर सकता, वो मनमाने प्राइस नहीं बढ़ा सकता, ना मनमाने सप्लाई कर सकता। आई बात समझ में? लास्ट है अदर फैक्टर। इसके अलावा और कुछ भी फैक्टर हो सकते हैं। दो देश के बीच में झगड़ा हो गया तो सप्लाई बंद हो जाती है। जैसे मान लो इंडिया चाइना में झगड़ा हो जाता है तो चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं वो रोक देंगे कि नहीं रोकेंगे, है कि ना? दंगे फसाद हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दिए, कुछ दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया, तो सप्लाई पे असर आता कि नहीं चीज़ों के, डेली नीड्स की चीज़ों पे। तो ये सारे रहते हैं आपके अदर फैक्टर। लेबर स्ट्राइक हो गई, झगड़े हो गए, दंगे फसाद, वॉर, अर्थक्वेक, बाढ़ आ गई, ये सब चीज़ों से सप्लाई रुकती है कि नहीं? फिर हेलीकॉप्टर की मदद लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये अदर फैक्टर्स में आता है। समझ आए? दोनों 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 दोनों। बहुत अच्छी बारिश हो गई, क्रॉप एक नंबर बढ़िया हो गया, सप्लाई, सूखा पड़ गया, सप्लाई का अदर फैक्टर्स। क्लियर है ये? चलो आगे। लॉ ऑफ सप्लाई आपको मालूम ही है, ये देख लो। 1 2 3 4 5 5 35 45 55 65। इसका मतलब क्या है? 1 रुपया भाव था तो 5 किलो की सप्लाई थी, 2 रुपये भाव था तो 3 किलो 35 किलो सप्लाई कर रहे थे, 3 रुपये था तो 45, 4 रुपये था तो 55, 5 रुपये था तो 65। इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ करने से 1 रुपया भाव था तो 5 की सप्लाई कर रहे थे, 2 रुपये भाव हुआ तो 35 की सप्लाई कर रहे, 3 रुपये हुआ तो 45, 4 रुपये हुआ तो 55, 5 रुपये हुआ तो 65। इन सब पॉइंट्स को जोड़ के एक कर्व मिलता है, इसको हम बोलते हैं सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व कैसा था बेटा अपना, याद है? ऐसा था डिमांड कर्व, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ, ऐसा बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, एक ही बात है। जैसी आपकी इच्छा बना दो, कर्व बना दो। ये लो, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और सप्लाई कर्व स्लोपिंग अपवर्ड्स। यस और नो? ये डिमांड कर्व होता है, ये सप्लाई कर्व होता है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पे जब भी कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो दो लाइन का नाम है, वो दोनों इक्वल रहती हैं। यहाँ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जितना बराबर कंज्यूमर डिमांड कर रहा है बराबर हम उतनी सप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे ये आएंगी ये क्वांटिटी और ये आएगा प्राइस। द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड is equal to quantity supplied is called as equilibrium price। ये सबसे बेस्ट रहेगा। बेचारा जितना बना रहा है पूरा के पूरा बिक रहा है तो वही भाव में बेचो ना, हाँ कि ना? और यहाँ पे बेचेगा तो डिमांड कम है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा। ऊपर जाएगा तो सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम, हाँ कि ना? सप्लाई कर डिमांड कम नीचे है, सप्लाई ऊपर है। कैसे? देख लो, ये रहेंगी क्वांटिटी सप्लाइड, ये रहेगा प्राइस। प्राइस कम होने से सप्लाई कम होती कि नहीं होती? यस और नो? और इस पॉइंट पे ये प्राइस, ये क्वांटिटी, प्राइस बढ़ गया, सप्लाई भी बढ़ गई, पर डिमांड फिर से बनाऊं, इधर देखो, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, ठीक है? सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व। ध्यान देना, ये क्वांटिटी लाइन है हमारी, ये हमारी प्राइस लाइन है। इस प्राइस को मैं इक्विलिब्रियम प्राइस बोलता हूँ, इसको मैं क्वांटिटी इक्विलिब्रियम बोलता हूँ, इस क्वांटिटी को, इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बराबर है? इस पॉइंट पे
डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इसके पहले, मतलब इस पॉइंट के पहले सप्लाई कर्व नीचे है, डिमांड कर्व ऊपर है, यानी आप बोल सकते हो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। और इस पॉइंट के आगे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, बराबर है। अब मान लीजिए मैं इस क्वांटिटी पे ऑपरेट कर रहा हूं, इस क्वांटिटी कम है, सप्लाई कर पे मार्किंग करते कहा जाता है प्राइस कम हुआ, इसका मतलब इस पॉइंट पे आप ऑपरेट कर रहे तो प्राइस कम तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड इस प्राइस पे कितनी रहेंगी, ये देख लो, लोग कंज्यूमर इतना मांगेंगे, सप्लाई इतना होगा, यानी डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। अब एक काम करो, इस पॉइंट पे आके देख लो, इस पॉइंट पे Q2 पे क्वांटिटी सप्लाइड कितनी रहेंगी, ये इतना सप्लाई करना चाहेगा क्योंकि प्राइस सप्लायर को इतना मिल रहा है P2। प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ाता है वो, लेकिन डिमांड, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है। देख लो डिमांड रहेंगी यहाँ पे, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, और ये दोनों कहीं तो भी आके मिलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई एक रहेगी, और ये जो प्राइस रहेगा इसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोला जाता है, यानी हमेशा सप्लायर ने ये प्राइस चार्ज करना चाहिए ताकि जितना वो बनाए पूरा के पूरा बिक जाए। ज्यादा वो करेगा तो लोग लेना बंद कर देंगे, और कम वो रखेगा तो लोग जरूरत से ज्यादा मांगेंगे, उसको कुछ बचेगा नहीं। ये सब होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। अगर सप्लायर की मोनोपोली है तो फिर तो कुछ भी करो ना, क्वांटिटी यहाँ रखो, प्राइस यहाँ रखो, तुम्हारी मर्जी। यस और नो, डिपेंड करता है। मोनोपोली नहीं है, हम समझेंगे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की हम बात कर रहे हैं। आया समझ में? आगे चले। अब मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, अपन ने एक्सपांशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड देखा था, अपन ने इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड देखा था। इंक्रीज डिक्रीज में डिमांड कर्व आगे पीछे होता था, सिर्फ राइट लेफ्ट, और एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कर्व वही रहता था, ऊपर नीचे होता था। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन प्राइस के कारण होता था, इंक्रीज डिक्रीज प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर हो सकता है। वैसा ही यहाँ पे है, सेम वैसा है। प्राइस बढ़ गया, सप्लाई क्वांटिटी बढ़ गई। पहले इस पॉइंट पे सप्लाई था, अब इस पॉइंट पे आ गया, इसको क्या बोलेंगे? एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज लिख दिया है, लेकिन ये एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है। आई बात समझ में? ये देखो, प्राइस पहले P था, उसके बाद प्राइस कर दिया P1। प्राइस के बढ़ने से पहले क्वांटिटी सप्लाइड Q थी, हो गई Q1। ये सप्लाई कर्व यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया, यानी ये इंक्रीज इन सप्लाई, यानी एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। प्राइस कम हो करेंगे, सप्लाई कम हो जाएंगी, पॉइंट यहाँ पे आएगा। आई बात समझ में? और प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर रहे तो ऐसा होगा। प्राइस फिक्स्ड है, क्वांटिटी सप्लाइड कम ज़्यादा होंगी, तो ये सप्लाई कर राइट में शिफ्ट होगा, ज़्यादा होंगी तो इनको बोलेंगे इंक्रीज, और इसको क्या बोलेंगे? डिक्रीज। याद है डिमांड भी ऐसे ही पड़ा था, प्राइस को ऐसा फिक्स रखते थे। प्राइस इस पॉइंट पे भी वही है, इस पॉइंट पे भी प्राइस वही है, लेकिन इस पॉइंट पे क्वांटिटी Q थी, यहाँ Q1 हो गई। याद है नहीं है कुछ? अब आता थी इलास्टिसिटी। क्या था वहां इलास्टिसिटी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे क्या रहेगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल, बाकी सब कुछ वही का वही है। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाई Q, यही आके निकल के आएगा। ये बताया था कैसे आता? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके बाद क्या करते थे? डेल्टा क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइड बाय डेल्टा P अपॉन P।
फिर इसको पूरा के पूरे को ऊपर ले जाते थे, तो Q बाय एस अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। तो अब क्या आया, डेल्टा क्यू क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। हाँ कि ना, यही तो है, या इंटू रहेगा। क्लियर है? अभी एग्जाम्पल भी दिया है, करो बोलो सॉल्व एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आता है। सपोज प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 2000 टू 2100। ओरिजिनल प्राइस कितना था 2000 और चेंज इन प्राइस कितना हो गया 2100, यानी डेल्टा पी कितना निकल के आया 1100 और क्वांटिटी पहले 2500 थी, अब वो हो गई 3000, तो चेंज इन क्वांटिटी कितनी आई 500 और ओरिजिनल क्वांटिटी 2500। लगाओ फॉर्मूला, लगाओ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी 500 डिवाइड बाय 100 इंटू पी बाय क्यू 2000 डिवाइड बाय 2500। इलास्टिसिटी इज 4। निकला क्या बेटा? आगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी आप लोगों ने जैसा डिमांड में पढ़ा है सेम वैसा है। क्या पढ़ा है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी इन डिमांड? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, जीरो, इनफाइनाइट, 5 तरह के पढ़ा था। सेम वैसे है, सेम वैसा। पहला, प्राइस के चेंज होने के कारण सप्लाई पे कोई चेंज नहीं हुआ, देख लो वहीं के वहीं है सप्लाई, है ना। कितना भी प्राइस आप ऊपर कर दो नीचे कर दो, सप्लाई वहीं के वहीं रहेगी। इसको क्या बोलते हैं इनइलास्टिक। बिल्कुल कितना भी प्राइस बढ़ा रहा हो वो हिल ही नहीं रही, कितना भी मैं ताकत लगा रहा वो हो ही नहीं रहा, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक नहीं है भैया ये इनइलास्टिक। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो गई 0। बिल्कुल कुछ भी इलास्टिक नहीं है ना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0। ऐसे में कौन सप्लाई कर कैसा रहेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसके बाद रिलेटिवली लेस इलास्टिक, मतलब क्या हुआ, हाँ गवर्नमेंट अगर कोई चीज की सप्लाई करती है गवर्नमेंट, तो वो परफेक्टली इलास्टिक रहती है, परफेक्टली इनइलास्टिक रहती है। आपने फ्लाइट के केस में देखा होगा, फ्लाइट में जैसे ही लोग कैपेसिटी फुल हो जाती है तो अचानक रेट बढ़ा देते हैं। मतलब आपको 2 दिन पहले अगर फ्लाइट की टिकट बुक करना है तो रेट बहुत महंगे मिलेंगे, और 3-4 महीने पहले करते हो तो रेट कम मिलेंगे। लेकिन रेलवे में ऐसा होता है क्या? तत्काल बुक करो तो बात अलग है, लेकिन बाकी नॉर्मल फेयर सेम रहता है, चाहे आप 4 महीना पहले बुक करो, 2 महीना पहले, 3 महीने पहले। यानी क्वांटिटी सप्लाइड का प्राइस पे असर नहीं होता है। डिमांड कंज्यूमर कैसा करता है उस पर असर नहीं होता। सेकेंड, रिलेटिवली लेस इलास्टिक, मतलब प्राइस ज्यादा बढ़ गया, क्वांटिटी सप्लाइड उतनी नहीं बढ़ी। ये देखो मान लीजिए ये 3 है, ये 2 है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ 2, चेंज इन प्राइस कितना हुआ 3, तो आंसर क्या आएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। ये देख लो प्राइस तो इतना फर्क आया, सप्लाई में ज्यादा फर्क आ गया, हाँ कि ना। यूनिट इलास्टिक मतलब इक्वल, एक बराबर 10% का चेंज आया 10% का चेंज आया, 20% का चेंज आया 20% का चेंज आया, आंसर हमेशा आएगा 1। दिस इज इक्वल टू दिस। एंड लास्ट है परफेक्टली इलास्टिक, मतलब इतू सा प्राइस में चेंज नहीं है बराबर, वो सप्लाई एकदम से बढ़ जाती है, ऐसे केस में आता इनफाइनाइट।
एग्जाम्पल रहता ही नहीं है, इनफाइनाइट प्रैक्टिकली रहते ही नहीं है, ना डिमांड में इनफाइनाइट प्रैक्टिकल था ना सप्लाई में। क्या बोल रहे हैं? किसका किसका एग्जाम्पल? क्या इलास्टिक? कौन सा इलास्टिक? यूनिटरी का कि इसका? रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक, या आपके ऊपर है आपको जो एग्जांपल बनाना है। सप्लायर, ये हर कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिपेंड करेगा। कोई कंज्यूमर नहीं करेगा सप्लाई, कोई कंज्यूमर बहुत बढ़ा देगा। जैसे यहाँ थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ, कोई कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है, कंज्यूमर बोल रहा है, कोई प्रोड्यूसर को ऐसा लग रहा है कि आगे जाके प्राइस कम हो जाए वापस, इससे अच्छा एक काम करो आज बेच के खत्म कर दो। कोई प्रोड्यूसर बोलेगा नहीं, आज सिर्फ इतना चेंज हुआ ना, कल और चेंज हो जाएगा, रोक के रखो माल, तो फिर वो रुके रहेगा। तो प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर डिपेंड करेंगे भैया ये चीज। कमोडिटी टू कमोडिटी नहीं बता सकते आप, इसमें किसी भी चीज में नहीं बता सकते, क्योंकि वहां हम बिहेवियर देख रहे थे कंज्यूमर का, उसको कमोडिटी की जरूरत है, वो कंज्यूम कर रहा था। यहाँ हम बिहेवियर देख रहे प्रोड्यूसर का, वो कंज्यूम नहीं कर रहा है, उसको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। तो उसकी जैसी सोच वैसा काम होगा यार, आया समझ में? चलिए आगे चले। परफेक्टली इलास्टिक समझ में आ गया। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमेशा ध्यान में रखना। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो वही मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी कैसे मेजर करते हैं, ये तो आपको बताया हुआ है। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, बस यही फॉर्मूला दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जरा इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। आपने आर्च इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था, आर्च इलास्टिसिटी। एक क्वेश्चन के पहले एक आर्च इलास्टिसिटी बता देता हूँ, याद है क्या? ये कुछ नहीं है, यहाँ सप्लाई, पहले वहां डिमांड था, यहाँ सप्लाई कर दिया, बाकी सब सेम है, कुछ फर्क नहीं है। याद है क्या? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। यही चीज आर्क इलास्टिसिटी डिमांड पड़ी थी, वैसा के वैसा सेम है, बराबर है। इसके बाद एक चीज पे आता हूं, फिर इस पे आऊंगा, इस क्वेश्चन पे। पहले एक चीज समझ लो, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। अभी आपको बताया था मैंने, इक्विलिब्रियम क्या होता? सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करता है एट पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड एट पर्टिकुलर प्राइस। ये देखो टेबल देखो, 5 रुपए भाव था, क्वांटिटी डिमांड कम थी, सप्लाई 31 थी। भाव कम हुआ, डिमांड बढ़ी, सप्लाई और कम हो गई। भाव और कम हुआ, डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हुई। भाव और कम हुआ, डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हुई। भाव और कम हुआ, डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हुई। कौन सा दिख रहा है इक्विलिब्रियम? आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा। सर ये 3 रुपीज एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, दैट मीन्स व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस? 3 rupees. At this price, producer is willing to supply 19 units and consumer is also willing to purchase 19 units. तो ये सबसे बेस्ट रहता है, जितना बनाया पूरा बिक गया। अगर ऊपर जाके देखे, इन दोनों केस में देखो, ये बना ज्यादा रहा है, बिक कम रहा है। और नीचे वाले केस में देखो, डिमांड बहुत ज्यादा है, कंज्यूमर लेने को तैयार है, लेकिन ये बना ही नहीं रहा। क्यों नहीं बना रहा? प्रॉफिट नहीं है ना। और ये क्यों इतने सारे मांग रहा है? क्योंकि सस्ता पड़ रहा है। यहाँ पे ये क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है। और ये क्यों सप्लाई करना चाहता है? क्योंकि उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। हाँ कि ना? और बीच का कौन सा रहेगा? ये। भैया इस पे कंज्यूमर भी खुश, सप्लायर भी खुश। है समझ में? अब ये बस यही जो गड़बड़ किया है, लिखा हुआ है, एक ये ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे। ये है डिमांड सप्लाई, ये है 3 रुपया प्राइस, और ये है 19 रुपीज क्वांटिटी। ये है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। आई बात समझ? इसके अगर आगे जाएंगे तो सप्लाई विल बी ग्रेटर देन डिमांड। दिख रहा है? डिमांड नीचे है, सप्लाई ऊपर है। और इसके अगर इधर जाऊंगा तो डिमांड विल बी ग्रेटर देन सप्लाई। देख लो आप, इसके पहले 19 क्वांटिटी के पहले देख लो, सॉरी ये रहा 19 क्वांटिटी थी, उसके पहले देख लीजिए, यानी ऊपर क्या हो रहा? प्राइस, यानी यहाँ पे सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है, ये देख लो, और यहाँ पे सप्लाई कम हो रहा है। ये देखो ना, प्राइस में
1 2 3 तो लिख दिया, 4 और 5। 1 और 2 प्राइस पे क्या हो रहा है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। देख लो 1 और 2 प्राइस पे क्या हो रहा है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। 3 प्राइस पे दोनों इक्वल हो गए, ये 3 प्राइस पे दोनों इंटरसेक्ट हो गए। आगे क्या हो गया? सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम। 4 और 5 प्राइस पे सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम। आया समझ में? पक्का? अब मैं आता हूं इसके एक थोड़े से इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। The supply function is given as Q is equals to -100 plus 10P। ये एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या होती है बाद में बताता हूँ। अपने को क्या निकालना है? फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजिंग पॉइंट मेथड व्हेन प्राइस इज 15। प्राइस कितना दे दिया आपको? 15 दिया है, ठीक है। इक्वेशन दी है Q इज इक्वल्स टू -100 प्लस 10P। प्राइस दिया हुआ है, क्या मैं Q निकाल सकता हूं? Q इज इक्वल्स टू -100 प्लस 10 इंटू 15। मैथमेटिक्स, -100 प्लस 150, आंसर क्या होगा? +50 -50, बड़े का सिंबल लगता है, मालूम है ना ये? +50 आंसर। नहीं समझ गया ना? हाँ, +50। अब मेरे पास Q है, मेरे पास P है। P कितना? 15। लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए क्या? इलास्टिसिटी निकालनी है। P और Q का फिगर है, लेकिन और क्या चाहिए? डेल्टा Q और डेल्टा P चाहिए ना सर? ये चाहिए ना, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। अब ये कहां से आएगा? बताओ, कोई बता सकता है कुछ? ये लिखा है यहाँ पे सब आंसर, क्यों आया ये बताओ। डेरिवेटिव, हाँ आगे पूरा बोलो। कौन सा डेरिवेटिव, कहाँ लिखा है? उसकी वैल्यू इक्वेशन में दी है। किधर दी है सर? वो P के बाजू में, P के बाजू में। प्राइस के कितना हिस्सा चेंज होता है वो वहां पे दिया है, यानी वो जो 10 है वो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस है। वो जो है वो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है, वो डिमांड नहीं है, सप्लाइड है, क्योंकि हम सप्लाई की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए ये इक्वेशन है। आप लोगों ने एक इक्वेशन और देखेंगे, C इज इक्वल्स टू A प्लस बी वाई। ये इक्वेशन कंजम्पशन वाली इक्वेशन है, डिमांड इक्वेशन है। इस डिमांड इक्वेशन में क्या होता था? ये मेरी टोटल इनकम रहती थी, और ये B जो रहता था, ये रहता था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब इनकम का कितना हिस्सा मैं कंज्यूम करना चाहता हूं, वैसे ही प्राइस का कितना हिस्सा मैं सप्लाई करना चाहता हूं। प्राइस का कितना हिस्सा मैं, कितना चेंज होने के कारण मैं कैसे सप्लाई करना चाहता हूं। तो इसीलिए कितना, तो ये भैया कितने क्वांटिटी में चेंज हुआ और मेरे कितने प्राइस में चेंज हुआ, ये है आपका 10 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो dp बाई dq ये आ गया, dq बाई dp आ गया 10। ओरिजिनल प्राइस आपके पास 15 है ही, दिया हुआ ही है, और टोटल क्वांटिटी 50 आई, ये आपने निकाल लिया। कैलकुलेशन सॉल्व करते तो आपका आंसर आता है 3, where dp by dq is differentiation of supply function with respect to price, and p and q refers to price and quantity respectively। सप्लाई फंक्शन प्राइस के कारण कैसे चेंज होता है ये बताता है आपका ये प्राइस के कारण कैसे चेंज होता है, ये सप्लाई फंक्शन को ये बताता है। तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, यही आपका है ना सप्लाई फंक्शन। इलास्टिसिटी है क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आपका 10 सप्लाई फंक्शन। आई बात समझ में? इसका ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस, बहुत सीधे क्वेश्चन आते हैं, बस ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या है। ये मालूम रहे तो 1 मिनट भी नहीं लगता आंसर निकालने। आया समझ में? क्लियर है?
किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। क्या बोले बेटा? C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, वो डिमांड की इक्वेशन है, कंजम्पशन फंक्शन की है, डिमांड की, इसकी नहीं है। क्या बोल रहे हैं? एक सेकेंड। Q इज इक्वल्स टू -100 प्लस 10p। हाँ, क्या बोलना चाहते हो? -50 आएगा। हाँ, तो क्या हो गया? -100 आप बोल सकते, वो है क्या कहते हैं, ऑटोनोमस सप्लाई। ऑटोनोमस सप्लाई बोल सकते हैं उसको कि भैया जैसे इनकम प्राइस कुछ भी चेंज नहीं हो या प्राइस ऐसे के ऐसे पड़े तो भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी बिकने के लिए रहती है ना। फॉर एग्जांपल देखो, आपको बताता हूं, जैसे आपका ओल्ड फर्नीचर रहता है, ओल्ड फर्नीचर जैसे आपने समझ लीजिए OLX पे बेचने डालते ना ओल्ड चीजें, सेकेंड हैंड वगैरह, तो वो कभी भी बिक जाती है कि टाइम लगता है? टाइम लगता है, लेकिन आपके प्राइस कम ज्यादा करने से उसका संबंध नहीं रहता। जैसे ही कस्टमर आएगा उसको वो चीज पसंद आती है कि नहीं आती है, ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सेकेंड हैंड चीज में हर कस्टमर को मालूम है कि हम बार्गेन कर सकते हैं। भाई आपने ये चीज बेचने के लिए निकाली मान लीजिए, और आपके पास कस्टमर आए, सेकंड हैंड है, वो बोलेगा कुछ कम करो, तो कम करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि आपको उसको डिस्पोज ऑफ करना है। वैसे ही जो C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई था ना, ये कंजम्पशन इक्वेशन था, इसमें A मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस मतलब इनकम कुछ हो या नहीं हो, मैं कंजम्पशन तो करूंगा। वैसे ही प्राइस कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो सप्लाई वो करेगा ही, चाहे कुछ भी प्राइस हो चाहे नहीं हो। जनरली ये चीज पेरिशेबल गुड्स में देखी गई है। पेरिशेबल गुड्स यानी सब्जी वगैरह। कभी शाम के टाइम सब्जी लेने जाना, तो सब्जी वाला क्या करती है, सब्जी वाली जो भी प्राइस कम कर देती है और सप्लाई बढ़ा देती है, ले जा भैया ले जा। क्यों करती है ऐसा? नेगेटिव रिलेशनशिप। ये देख लो, प्राइस और सप्लाई का नेगेटिव, क्योंकि उसको डिस्पोज ऑफ करना है, बेच के खत्म करना है। सेकेंड हैंड में भी हम ऐसा ही करते हैं, बेच के खत्म करना है यार, जल्दी ले जा। उस वक्त प्राइस कुछ भी रहे उसको मतलब नहीं, और लास्ट में जब सप्लाई कोई नहीं लेने वाला है सब्जी, लास्ट सप्लाई बच, सब्जी 1-2 किलो पालक बच गए और कोई लेने को तैयार नहीं है, तो सब्जी वाला अगर गाय दिखेंगी तो गाय को खिला के अपने घर चले जाएंगे। यानी पैसा कुछ भी नहीं मिला, फिर भी उसने सप्लाई किया, किसको? गाय को। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं घर या तो अभी बेच दो, अभी गाय को खिला दो, नहीं तो फिर ये कल खराब हो जाएंगी तो गाय भी नहीं खा पाएंगी, इसलिए वो क्या करता है? गाय को खिला के चले जाता। होता है कि नहीं होता? माइनस पैसा आया, क्या चला गया, सप्लाई हुई, यस, पैसा नहीं आया फिर भी सप्लाई हुई, तो माइनस होगा कि नहीं होगा? ऐसा ऑटोनोमस सप्लाई, 0 प्राइस पे फिर भी हमने सप्लाई किया, समझा? वैसे आपका CA इंटर का पार्ट है, अभी का पार्ट नहीं। और बोलो कोई डाउट? तो एक ये सप्लाई हमने कंप्लीट किया। अब हमारे बल्टे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हम लोग कल करते हैं आज, लेकिन आप लोग क्या करोगे घर जाके, स्पेशली साइंस वालों के लिए बोल रहा हूँ, जो बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एक बार घर पे सॉल्व कीजिए, एक बार आप करके आइए। कॉमर्स वालों को कोई जरूरत नहीं है, नहीं देखे तो भी चलेगा, आप लोग मेरे को पूरा भरोसा है धड़ आंसर दोगे यहाँ पे, ठीक है? साइंस वालों को एक बार देख के आना जरूरी है, आंसर आप भी दोगे, घर पे पढ़ोगे आपको आएगा समझ में, 1-2 रह सकते नहीं समझे, लेकिन घर से देख के आना जरूरी है। वैसे भी आधे हो चुके हमारे, सिर्फ आधे ही देखने आप, ठीक है? कल हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके कंप्लीट करें, ठीक है? चलो बाय।